हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम अवर चैनल द लर्निंग लैब, जहां हम आपके लिए लेकर आए हैं उत्तर प्रदेश स्पेशल टॉपिक बाय डिवीज़न। ये हमारी इस सीरीज की सेकंड क्लास है। आपके लिए थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन है, आप उसे सुन लीजिए। उसके बाद में हम अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं। वे स्टूडेंट जो आपके इन्फोर्समेंट कांस्टेबल का एग्ज़ाम दे रहे हैं, उन्हें आपका फास्ट फॉरवर्ड रिवीजन करना है, तो उनके लिए मैं इन्फॉर्मेशन लेके आया हूँ, क्योंकि बात डिटेल समझ लीजिए। वे स्टूडेंट जो आपकी मैराथन का वेट कर रहे हैं उत्तर प्रदेश स्पेशल का, तो ऑलरेडी हमारे चैनल पर 2 मैराथन अवेलेबल हैं, जिसमें आपके 1000 प्लस क्वेश्चन हमने कराए हुए हैं। अब उसमें इंक्लूड क्या क्या है वो समझ लीजिए। अगर आपको करंट अफेयर्स 2024 का पढ़ना है, करंट अफेयर्स 2025 यानी अप्रैल तक का पढ़ना है, तो ऑलरेडी चैनल पर उपलब्ध है, आप उसे भी जाकर देख सकते हैं। और वे स्टूडेंट जो आपके जूनियर असिस्टेंट की तैयारी करना चाहते हैं, क्योंकि इसका भी एग्ज़ाम अनाउंस हो चुका है आपके जूनियर असिस्टेंट का। इसका जो एग्ज़ाम होना है वो आपके 29 जून को एग्ज़ाम होना है। तो आप ऑलरेडी बीपीओ में एक झलक देख चुके हैं कि आयोग किस तरह के स्टैंडर्ड के क्वेश्चन आपसे उत्तर प्रदेश स्पेशल में पूछ रहा है। ऑलरेडी जूनियर असिस्टेंट में आपके 20 मार्क्स का तो ऑलरेडी क्या है, आपका ओनली यूपी से स्पेशल से पूछा जाएगा। तो आपकी इसीलिए ये सीरीज को स्टार्ट किया गया है। इसमें क्वेश्चन का पैटर्न है वो स्टैंडर्ड लेवल रखा गया है, मॉडरेट टू हार्ड रखा गया है। आप बेसिक से रिवीजन कर सकते हैं। जो स्टूडेंट जो आपके नए स्टूडेंट्स हैं, जिन्हें आप यूपी ट्रिपल एस सी पैट का एग्ज़ाम देना है 2025 का, क्योंकि इसका भी नोटिफिकेशन आ चुका है। फॉर्म फिलिंग करना स्टार्ट हो जाएगा आपका 14 मई से हो जाएगा। और भी स्टूडेंट्स भी आपको उत्तर प्रदेश स्पेशल की तैयारी करना चाहते हैं, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे कि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन भी आपको प्राप्त हो सके। अब बात कर लेते हैं इन बच्चों के लिए जो कुछ कह रहे थे कि सर इन्फोर्समेंट एग्ज़ाम से संबंधित कुछ करा दीजिए, तो वो सुन लीजिए। आपको अगर यूपी स्पेशल करना है, करंट अफेयर्स करना है, इसी तरह से अगर आपको 1904 से लेकर 2025 तक डिटेल वीडियो पढ़नी है किसकी, आपकी स्कीम्स की, तो ऑलरेडी आपको चैनल पर उपलब्ध है, आप उन्हें जाकर देख सकते हैं। ये सब मटेरियल आपको कहाँ पे मिल जाएगा, तो आप उत्तर प्रदेश स्पेशल यानी यूपी ट्रिपल एस सी बीपीओ की प्लेलिस्ट में जाइए, और वहाँ पर ऑलरेडी वीडियो अवेलेबल है आपके लिए, वहाँ पर जाकर देख सकते हैं। मात्र आपको 4 मैराथन वीडियो नहीं देखनी है, जो कि आपकी पंचायत से संबंधित हैं। तो अब देखते हैं अपना आज का पहला क्वेश्चन। उत्तर प्रदेश राज्य के संदर्भ में कौन सा कथन गलत है? उत्तर प्रदेश भारत के पश्चिमी मध्य में स्थित एक सीमांत राज्य है। प्रदेश की ग्लोब स्थिति 23 डिग्री 52 मिनट से 31 डिग्री 28 मिनट उत्तरी अक्षांश पर है। प्रदेश का विस्तार 77 डिग्री 5 मिनट से लेकर 84 डिग्री 38 मिनट पूर्वी देशांतर के मध्य स्थित है। उपरोक्त में से कोई नहीं। क्वेश्चन को ध्यान से समझना, क्योंकि आपके यूपी ट्रिपल एस सी इसी बेस्ड पे आप एक क्वेश्चन बनाने वाली है। जिन बच्चों ने 27 अप्रैल का एग्ज़ाम दिया है वो इस चीज़ को अच्छे से समझते हैं। क्वेश्चन में पूछा गया था कि कौन सा कथन गलत है, तो ऑप्शन नंबर आपका 1 सही आंसर होगा, क्योंकि ये स्टेटमेंट आपका क्या है, गलत है। क्वेश्चन का एनालाइज देख लीजिए। जैसे इसमें बोला गया है कि प्रदेश भारत के कहाँ पर स्थित है, पश्चिमी मध्य में ना होकर ये कहाँ स्थित है, आपके उत्तरी मध्य में स्थित है। कहाँ स्थित है, आपके उत्तरी मध्य में स्थित है। इसलिए स्टेटमेंट क्या है, आपका गलत है, और आंसर यही सही होगा। यहाँ पर एक स्टेटमेंट और दे रखा है कि सीमांत राज्य है। सीमांत राज्य का मतलब ऐसा राज्य जो आपके भारत की सीमा पर स्थित है। जबकि उत्तर प्रदेश कहाँ स्थित है, नॉर्थ में स्थित है। नॉर्थ में भारत के कौन स्थित है, आपके, तो भारत के नॉर्थ में आपका नेपाल स्थित है, जिसकी बॉर्डर आपके उत्तर प्रदेश से लगता है। दूसरा स्टेटमेंट कह रहा है कि आपके इसकी स्थिति 23 डिग्री 52 मिनट से लेकर 31 डिग्री 28 मिनट उत्तरी अक्षांश पर है। देखिए एक एक वर्ड आपको लर्न करना है कि प्रदेश कहाँ पर स्थित है, आपका उत्तरी अक्षांश पर स्थित है। प्रदेश का विस्तार 77 डिग्री 5 मिनट से लेकर 84 डिग्री 38 मिनट पूर्वी देशांतर पर स्थित है। तो ऑप्शन नंबर आपका 1 सही आंसर होगा, जो कि पूछा गया था कथन कौन सा गलत है। उत्तर प्रदेश के संदर्भ में कौन सा कथन गलत है? देखिए यहाँ पे यही पूछा गया कि कौन सा कथन आपका क्या है, गलत है।
भूगर्भिक दृष्टि से उत्तर प्रदेश का भारत के प्राचीनतम गोंडवाना लैंड महाद्वीप का एक भाग है, बिल्कुल ठीक है। प्रदेश के दक्षिणी पठार का निर्माण कैम्ब्रियन युग में हुआ है। प्रदेश के दक्षिणी भाग में जीवाश्म अवशेषों का अभाव पाया जाता है, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो ऑप्शन नंबर आपका 4 सही आंसर होगा, क्योंकि कोई भी कथन इसमें क्या है आपका गलत नहीं है। क्वेश्चन को ध्यान से समझो। उत्तर प्रदेश भारत के क्या है आपका, यहाँ पे बोल रहा है कि प्राचीन गोंडवाना लैंड के महाद्वीप का हिस्सा है, बिल्कुल ठीक है। दो होते हैं, अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड, तो उत्तर प्रदेश यहाँ पे गोंडवाना लैंड का ही भाग है। दूसरा कथन है आपका, प्रदेश के दक्षिणी पठार का निर्माण कैम्ब्रियन युग में हुआ है, बिल्कुल ठीक है आपका। प्रदेश के दक्षिणी भाग में जीवाश्मों का अभाव पाया जाता है, बिल्कुल ठीक है आपका, क्योंकि प्रदेश का जो दक्षिणी भाग है वो कौन सा भाग है आपका, पठारी भाग है। इस चीज़ को भी आप लर्न रखना। तो ऑप्शन नंबर आपका 4 सही आंसर होगा, उपरोक्त में से कोई भी कथन गलत नहीं है। प्रदेश के गंगा यमुना मैदान का निर्माण किस युग में हुआ है, प्री कैम्ब्रियन युग, कैम्ब्रियन युग, प्लास्टिनोसिन युग या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पर प्रदेश का जो गंगा यमुना का मैदान है उसका निर्माण आपसे पूछा गया है, तो ऑप्शन नंबर आपका 3 सही आंसर होगा। इसका निर्माण प्लेस्टोसीन में युग में हुआ है। जबकि कैम्ब्रियन युग में किसका निर्माण हुआ है, तो कैम्ब्रियन युग में निर्माण हुआ है आपके पठारी क्षेत्र का। और पठारी क्षेत्र आपके उत्तर प्रदेश का कहाँ पर है, तो ये आपके साउथ में यानी दक्षिण में स्थित है, जिसे हम बुंदेलखंड का क्षेत्र कहते हैं। ऑप्शन नंबर आपका सही आंसर होगा 3, क्योंकि यहाँ पूछा गया है गंगा जमुना मैदान का निर्माण किस युग में हुआ है। प्रदेश के पूर्व से पश्चिम की लंबाई कितने किलोमीटर है, 650 किलोमीटर, 240 किलोमीटर, 280 किलोमीटर, 640 किलोमीटर। क्वेश्चन को ध्यान से समझना। जब कभी भी आप आंसर अटेम्प्ट करें, पूछा गया कि पूर्व से पश्चिम की लंबाई कितने किलोमीटर है, तो ऑप्शन नंबर आपका सही आंसर होगा 1, 650 किलोमीटर। क्या हुआ इस क्वेश्चन का मतलब वो समझ लीजिए। मान के चलना ये उत्तर प्रदेश का मैप है आपका, तो ये आपसे पूछा जा रहा है कि आपका यहाँ से यानी ये ईस्ट हो जाएगा, ये वेस्ट है, और ये क्या है आपका नॉर्थ, और ये हो जाएगा आपका साउथ। तो ये डिस्टेंस आपसे पूछी जा रही है कि पूर्व से पश्चिम की लेंथ कितनी है, तो ये 650 किलोमीटर है। लेकिन जब आपसे पूछी जाए कि नॉर्थ टू साउथ की लंबाई कितनी है उत्तर प्रदेश में, तो वो आपकी है 240 किलोमीटर। इसको भी आप साथ में ही लर्न रखेंगे। ऑप्शन नंबर आपका सही आंसर होगा यहाँ पे 1। प्रदेश के संदर्भ में कौन सा कथन गलत है, देखिए ध्यान से समझना। एक एक फैक्ट आपको दे रखे हैं यहाँ पर। प्रदेश का कुल क्षेत्रफल 2,40,928 वर्ग किलोमीटर है, पहला स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक है। प्रदेश का कुल क्षेत्रफल भारत के क्षेत्रफल का 8.33% है। प्रदेश के कुल क्षेत्रफल का नगरीय क्षेत्रफल 2.70% है, या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पर जो आपका स्टेटमेंट गलत है वो सेकंड गलत है आपका। प्रदेश का कुल क्षेत्रफल भारत के कुल क्षेत्रफल का 8.33% ना होकर कितने परसेंट है आपका, 7.33% है। तो यही आपसे पूछा गया कि कौन सा कथन आपका गलत है। जबकि दूसरा कथन भी देख लीजिए, यहाँ पे बोला गया है कि नगरीय क्षेत्रफल 2.7% है, बिल्कुल ये स्टेटमेंट क्या है, सही है। ऑप्शन नंबर 2 सही आंसर होगा। उत्तर प्रदेश के भौतिक विभाजन के संबंध में कौन सा कथन गलत है, देखिए यहाँ पे यही पूछा गया है कि कथन आपका कौन सा गलत है, किस विभाजन में, भौतिक विभाजन में। संपूर्ण प्रदेश को 3 भौतिक क्षेत्रों में बांटा गया है, बिल्कुल ठीक है। उत्तर प्रदेश के सबसे उत्तरी क्षेत्र को यहाँ पर आपका क्या है, भावर क्षेत्र कहा जाता है। क्या है आपका ये, भावर क्षेत्र कहा जाता है आपका। इस चीज़ को आप लर्न रखना। भावर क्षेत्र के ठीक दक्षिण में तराई क्षेत्र की एक पट्टी पाई जाती है। ये स्टेटमेंट भी आपका क्या है, तीनों स्टेटमेंट आपके सही हैं। तो ऑप्शन नंबर आपका सही आंसर होगा 4। अब देखिए यहाँ पर क्या बोला गया है, इसको देख लीजिए थोड़ा सा। मान के चलना कि ये आपके उत्तर प्रदेश का मैप है। तो यहाँ पर बोला गया कि 3 भौतिक क्षेत्रों में बांटा गया है। कौन कौन से भौतिक क्षेत्र हैं, तो ये आपके एक पहाड़ी क्षेत्र हो जाता है, उत्तर प्रदेश का हिली एरिया है। दूसरा आपका ये जो मैदान है वो मैदानी क्षेत्र हो जाता है आपका, बीच में जो गंगा यमुना का मैदान है।
और थर्ड वन ये जो हो जाता है वो पठारी क्षेत्र हो जाता है, जिसे हम बुंदेलखंड का क्षेत्र कहते हैं। तो आपका भौतिक 3 भागों में बांटा गया है, बिल्कुल ठीक है। ऑप्शन नंबर आपका 4 सही आंसर होगा। उपरोक्त में से कोई भी कथन आपका गलत नहीं है। प्रदेश के भाबर और तराई क्षेत्र के संबंध में कौन सा कथन गलत है? देखिए यहाँ पर भाबर और तराई क्षेत्र से संबंधित आपकी यूपी पीसीएस प्री आरओ या कोई भी एग्जाम क्वेश्चन क्यों ना हो, वहाँ से क्वेश्चन आपके बनते ही बनते हैं। लेकिन इस बार हमने स्टैंडर्ड उनका थोड़ा अप कर दिया है, क्योंकि आने वाले समय में इसी तरह के आपसे क्वेश्चन पूछे जाने हैं। इस क्षेत्र की लंबाई का विस्तार सहारनपुर से कुशीनगर तक विस्तृत है, बिल्कुल ठीक है। यहाँ पर आपका ये क्षेत्र ना होकर क्या है, आपका क्षेत्र है। सहारनपुर के आसपास क्षेत्र में भाबर क्षेत्र की चौड़ाई लगभग 34 किलोमीटर है। भाबर क्षेत्र के संदर्भ में पूर्व की ओर बढ़ते हुए चौड़ाई विस्तृत होती जाती है। भाबर क्षेत्र की भूमि ऊबड़ खाबड़ है। तो क्वेश्चन पूछा गया था कि कौन सा स्टेटमेंट आपका गलत है। तो यहाँ पे देखिए सहारनपुर के क्षेत्र में आपकी 34 किलोमीटर है, बिल्कुल ठीक है। भाबर क्षेत्र के संदर्भ में पूर्व की ओर बढ़ते हुए चौड़ाई क्या है आपकी, विस्तृत ना होकर आपकी क्या है, कम होती जाती है। तो ये स्टेटमेंट आपका क्या होगा, गलत होगा। ऑप्शन नंबर आपका 3 सही आंसर होगा। प्रदेश के तराई क्षेत्र के संदर्भ में कौन सा कथन गलत है? यह भाबर क्षेत्र की दिशा में स्थित है। इस पट्टी की चौड़ाई पूर्व उत्तर प्रदेश में 80 से 90 किलोमीटर तक है। तराई क्षेत्र की पश्चिम की ओर चौड़ाई निरंतर कम होती जाती है। उपरोक्त में से कोई नहीं। एक एक स्टेटमेंट को ध्यान से समझना। तराई क्षेत्र के बारे में पूछा जा रहा है कि कौन सा कथन आपका गलत है। तो यह क्षेत्र भाबर क्षेत्र के दक्षिणी दिशा में स्थित है, बिल्कुल ठीक है। पट्टी की चौड़ाई पूर्वी उत्तर प्रदेश में 80 से 90 किलोमीटर है, बिल्कुल ठीक है। तराई क्षेत्र की पश्चिम की ओर जाने पर चौड़ाई निरंतर कम होती जाती है, ये स्टेटमेंट आपका क्या है, गलत है। क्योंकि पश्चिम की ओर अगर आप जाते हैं तो ये चौड़ाई निरंतर कम नहीं होती, जबकि क्या है, बढ़ती है। तो ऑप्शन नंबर आपका 3 सही आंसर होगा, क्योंकि तराई क्षेत्र की चौड़ाई आपकी पश्चिम की ओर जाने पर तो बढ़ती है, लेकिन पूर्व की ओर जाने पर क्या है, आपकी घटती है। ऑप्शन नंबर आपका 3 सही आंसर होगा। प्रदेश के तराई क्षेत्र के संदर्भ में कौन सा कथन गलत है? देखिए यहाँ पर इम्पोर्टेंट फैक्टर्स हैं आपके, और यहाँ से क्वेश्चन आने ही आने हैं, चाहे वो आरओ का एग्ज़ाम हो, यूपी SSC पैट 2025 का एग्ज़ाम हो, या चाहे आपके 29 जून को जो होने वाली एग्ज़ाम यूपी SSC जूनियर असिस्टेंट का एग्ज़ाम हो, वहाँ पर क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं आपसे। इस क्षेत्र का निर्माण महीन अवसादों से हुआ है। तराई क्षेत्र के बारे में बात की जा रही है, तो ये बिल्कुल स्टेटमेंट सही है। इस क्षेत्र में वर्षा अधिक होने के कारण दलदल भूमि पाई जाती है, बिल्कुल ठीक है। इस क्षेत्र की जलवायु स्वास्थ्य के लिए काफ़ी अच्छी मानी जाती है। यहाँ का जो पेयजल कुआं एवं कम गहराई के पंपों से प्राप्त किया जाता है। तो देखिए यहाँ पर क्वेश्चन गलत पूछा गया था स्टेटमेंट, तो ऑप्शन नंबर आपका 3 सही आंसर होगा, क्योंकि इस क्षेत्र की स्वस्थ जलवायु आपकी अच्छी नहीं मानी जाती, बहुत बुरी है, काफ़ी अच्छी नहीं मानी जाती, ये बात आप ध्यान रखना। क्योंकि यहाँ पे पेयजल और कुआं कम गहराई के पंप लगाए जाते हैं, ये स्टेटमेंट आपके 2023 का जो पीसीएस का प्री एग्ज़ाम हुआ है, वहाँ पर भी पूछा गया है कि तराई के क्षेत्र के मैदान में किस प्रकार के पंप पाए जाते हैं, कैसे पानी निकाला जाता है। तो ऑप्शन नंबर आपका 3 सही आंसर होगा, क्योंकि क्वेश्चन पूछा गया है कि आपका कथन आपका गलत कौन सा है। उत्तर प्रदेश के संदर्भ में कौन सा कथन गलत है? देखिए यहाँ पे कौन सा कथन गलत पूछा गया है आपसे। प्रदेश के तराई क्षेत्र में अधिक वर्षा होती है, तो ये भी आपको लर्न रखना है कि तराई क्षेत्र में वर्षा अधिक होती है, बिल्कुल ठीक है। तराई क्षेत्र में गन्ना और धान की खेती काफ़ी मात्रा में की जाती है, बिल्कुल ठीक है, क्योंकि जहाँ पर अधिक वर्षा होगी वहाँ पर गन्ना और धान की खेती की जाएगी। इस क्षेत्र में साल, सेमल, साखू आदि के वृक्ष तथा लंबी घासें पाई जाती हैं, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पर ये जो स्टेटमेंट है आपका उत्तर प्रदेश के संदर्भ में, ये कथन आपका क्या है, गलत है, क्योंकि ये तराई
तराई के संदर्भ में आपका साल, सेमल, साखू की वृक्ष तथा लंबी घासें पाई जाती हैं, ये स्टेटमेंट आपका क्या है, गलत है। ये स्टेटमेंट भी आपका क्या है, सही है। तो ऑप्शन नंबर आपका 4 सही आंसर होगा, उपरोक्त में से कोई नहीं, क्योंकि यहाँ पर आपकी साल, सेमल, साखू आदि के वृक्ष की लंबी घासें पाई जाती हैं। ये स्टेटमेंट आपका क्या है, बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर आपका 4 सही आंसर होगा, क्योंकि कथन पूछा गया था कौन सा गलत है। उत्तर प्रदेश के मैदानी क्षेत्र के संदर्भ में कौन सा कथन गलत है। देखिए यहाँ पे मैदानी क्षेत्र के बारे में पूछा गया है। अगर आप क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे तो मैदानी क्षेत्र के बारे में कंसेप्ट आपके इजीली क्लियर हो जाएंगे। यह दक्षिण के पठार क्षेत्र और उत्तर के भाबर तराई के मध्य स्थित है। बिल्कुल स्टेटमेंट क्या है आपका, सही है। यहाँ पर आप भाबर तराई कर लेना इसको, क्योंकि देखिए मैंने आपको क्या बताया था, मैंने बताया था कि मान के चलना कि ये आपका उत्तर प्रदेश का मैप है, जिसमें क्या बोला गया है कि ये जो क्षेत्र है वो पहाड़ी क्षेत्र है, मतलब भाबर और तराई के क्षेत्र है, जबकि यहाँ पर जो ये क्षेत्र है वो पठारी क्षेत्र है। तो मतलब क्या है, ये जो मैदानी क्षेत्र है वो है फील्ड है आपका। तो क्या कह रहे हैं कि दक्षिण के पठारी क्षेत्र और उत्तर के भाबर क्षेत्र के मध्य स्थित है। बिल्कुल ठीक है। मैदान का अध्ययन करने की सुविधा के लिए इसे 3 भागों में विभाजित किया गया है। ये स्टेटमेंट भी आपका क्या है, बिल्कुल सही है। यमुना और गंडक नदियाँ इसकी पश्चिमी और पूर्वी दिशा को निर्धारित करती हैं। बिल्कुल ठीक। तो ऑप्शन नंबर आपका 4 सही आंसर हुआ। उपरोक्त में से कोई भी कथन आपका गलत नहीं है। ऑप्शन नंबर 3 में देखिए यहाँ पर क्या बोला है कि यमुना नदी और गंडक नदी, यमुना पश्चिमी दिशा बनाता है जबकि गंडक नदी पूर्वी सीमा बनाता है। ऑप्शन नंबर आपका सही आंसर होगा 4। प्रदेश के मैदानी क्षेत्र की सामान्यतः ऊंचाई कितनी है। 80 से 300 मीटर, 50 से 250 मीटर, 40 से 200 मीटर या फिर 100 से 300 मीटर। तो यहाँ पर मैदानी क्षेत्र की बात की गई है कि सामान्यतः कितनी ऊंचाई है। तो ऑप्शन नंबर आपका 1 सही आंसर होगा। 80 से 300 मीटर की आपकी इसकी सामान्यतः औसत ऊंचाई है। देखिए यहाँ पर थोड़ा सा डिटेल देख लीजिए उत्तर प्रदेश का। जैसे मान के चलना कि ये आपका क्या है, यहाँ पर ये उत्तर प्रदेश का आपका मैप है, जिसमें ये जो क्षेत्र कहलाता है ये पहाड़ी क्षेत्र होता है। क्या है, ये आपका पहाड़ी क्षेत्र है, जिसमें ये जो पट्टी होती है भाबर कहलाती है। क्या कहलाती है, ये जो पट्टी है भाबर कहलाएगी, और इसके दक्षिण में स्थित पट्टी तराई पट्टी कहलाती है। इसके जो मध्य भाग होता है ये आपका मैदानी भाग है। क्या भाग है आपका, मैदानी भाग है। जबकि इसके दक्षिण में है ये हम इसे पठारी भाग कहते हैं, जिसे हम बुंदेलखंड के नाम से जानते हैं। तो यहाँ पे यही पूछा गया था कि आपके जो मैदानी क्षेत्र है लगभग उसकी सामान्यतः ऊंचाई कितनी होती है। तो 80 से लेकर 300 मीटर की होती है। ऑप्शन नंबर आपका सही आंसर होगा 1। प्रदेश के मैदानी क्षेत्र का ढलान किस ओर होता है। देखिए यहाँ पर ढलान की बात की जा रही है मैदानी क्षेत्र की। उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व की ओर, उत्तर पश्चिम से दक्षिण पश्चिम की ओर, उत्तर दक्षिण से दक्षिण पूर्व की ओर, या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो ऑप्शन नंबर आपका 1 सही आंसर होगा। उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व की ओर मैदान की ढलान की जो ढलान होती है। जैसे मान के चलना यहाँ पर ये उत्तर प्रदेश है और ये जो आपका सेकंड क्या है, ये आपका मैदानी क्षेत्र है। तो इसकी जो ढलान है वो इस तरह से है। क्या है, इस तरह से है, उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व की ओर। ऑप्शन नंबर आपका सही आंसर होगा 1। वह क्षेत्र को, उस क्षेत्र को क्या कहा जाता है जहाँ पर नदियों का पानी नहीं पहुँच पाता है और वहाँ पुरानी कांप मिट्टी का जमाव होता है। क्या कहलाता है, बांगर क्षेत्र, खादर क्षेत्र, बेहड़ क्षेत्र, या उपरोक्त में से कोई नहीं। जब भी स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन हो तो ध्यान से पढ़ना है। यहाँ पर बोला जा रहा है कि बाढ़ का जो पानी है नहीं पहुँच पाता है। दूसरा, वहाँ पर पुरानी कांप मिट्टी का जमाव होता है। तो जहाँ पर पुरानी मिट्टी होती है उसे हम कहते हैं बांगर क्षेत्र। बांगर क्षेत्र की जो मिट्टी होती है वो आपकी कम उपजाऊ मिट्टी मानी जाती है। इस बात को आप ध्यान रखना।
ऑप्शन नंबर आपका सही आंसर होगा यहाँ पे एक। इस क्षेत्र को हम बांगर क्षेत्र कहते हैं, जहाँ पर आपकी पुरानी काप मिट्टी पाई जाती है, पानी बार बार वहाँ पे नहीं जाता। ऑप्शन नंबर सही आंसर होगा आपका एक, बांगर क्षेत्र। वह क्षेत्र जहाँ पर नदियों द्वारा प्रतिवर्ष मिट्टी की परतों में परिवर्तन होता है, अत्यंत उपजाऊ मिट्टी पाई जाती है, उस क्षेत्र को क्या कहते हैं। देखिए, प्रतिवर्ष उसकी मिट्टी की परतें क्या होती हैं, परिवर्तन होती हैं, अत्यंत उपजाऊ मिट्टी पाई जाती है, उस क्षेत्र को हम कहते हैं खादर क्षेत्र। ऑप्शन नंबर आपका सही आंसर होगा 2। जबकि बांगर क्षेत्र किसे कहते हैं, बांगर क्षेत्र उसे कहते हैं जहाँ पर आपकी पुरानी कांप मिट्टी पाई जाती है, पुरानी काम मिट्टी होती है। दूसरा, ये कम उपजाऊ होती है, ध्यान रखना, खादर की अपेक्षा। तो जितने भी आपके मैदानी भाग है वहाँ पर मोस्टली उत्तर प्रदेश में कैसी मिट्टी पाई जाती है, आपकी खादर मिट्टी पाई जाती है। क्यों पाई जाती है खादर मिट्टी, क्योंकि यहाँ पर जो आपकी नदियाँ हैं वो अपनी प्रतिवर्ष अपनी मिट्टी को यहाँ पर छोड़ती हैं। ऑप्शन नंबर सही आंसर होगा यहाँ पर 2, खादर क्षेत्र। खादर क्षेत्र में कौन सी नदियों के द्वारा अधिक आवरण क्षय होने से बेहड़ का निर्माण होता है, यमुना, चंबल, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है कि अधिक आवरण क्षय होने के कारण बेहड़ों का निर्माण होता है। जब भी बेहड़ की बात की जाएगी तो आपके दिमाग में एक ही नदी का नाम आता है, वो है चंबल। लेकिन ऑप्शन नंबर यहाँ पर 3 सही आंसर होगा, क्योंकि यमुना और चंबल दोनों ही इसमें पार्टिसिपेट करती हैं, किसमें, बेहड़ बनाने में। लेकिन अगर यमुना ऑप्शन में नहीं आता है तो आप आंखें बंद करके उत्तर प्रदेश के रेफरेंस में चंबल नदी का ही आंसर टिक करेंगे। ऑप्शन नंबर आपका सही आंसर होगा यहाँ पर 3, उपरोक्त दोनों। प्रदेश के दक्षिणी पठारी क्षेत्र के संदर्भ में कौन सा कथन गलत है। देखिए, यहाँ पर दक्षिणी पठारी क्षेत्र के संदर्भ में कौन सा कथन आपसे पूछा जा रहा है कि गलत है। यह मैदानी क्षेत्र के दक्षिण में स्थित है। देखिए, यहाँ पर मैं फिर से एक छोटा सा मैप बनाता हूँ उत्तर प्रदेश का, जिससे कि आप इजीली चीज़ों को समझ पाएँ। यानी जो आपसे पूछा गया है वो इस क्षेत्र के बारे में स्टेटमेंट पूछा गया कि कौन सा क्षेत्र आपका गलत है। तो ये तो आपका मैदानी भाग होता है। तो देखिए क्या बोला गया कि यह मैदानी क्षेत्र के दक्षिण में स्थित है, तो ये दक्षिण में स्थित है, बिल्कुल ठीक है। प्रदेश का दक्षिणी भाग प्रायद्वीप भारत का पश्चिमी विस्तार है। तो देखिए यहाँ पर क्या बोला गया है, मान के चलना कि ये आपका इंडिया है, क्या है, ये आपका इंडिया है। तो यहाँ पर आपका उत्तर प्रदेश स्थित है और ये क्या है, आपका प्रायद्वीप भारत है। तो प्रायद्वीप भारत उत्तर प्रदेश का जो पठारी क्षेत्र है वो नॉर्थ का है, क्या है, उत्तरी विस्तार है, ना कि पश्चिमी विस्तार। तो ये स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। इस क्षेत्र के बुंदेलखंड पठार के नाम से जाना जाता है, बिल्कुल ठीक है। इसके उत्तरी सीमा पर यमुना, गंगा तथा दक्षिणी सीमा पर विंध्य पर्वत स्थित है। ये स्टेटमेंट भी क्या है आपका, बिल्कुल सही है, क्योंकि इसके दक्षिणी क्षेत्र में विंध्य पर्वत है। ऑप्शन नंबर आपका सही आंसर होगा 2। प्रदेश के दक्षिणी भाग का प्रायद्वीप भारत का पश्चिमी विस्तार ना होकर कौन सा विस्तार है, आपका नॉर्थ विस्तार है, मतलब उत्तरी विस्तार है। इस चीज़ को आप लर्न रखेंगे। दूसरा जो फोर्थ स्टेटमेंट है उसे भी समझ लो। उत्तरी सीमा पर गंगा यमुना है, बिल्कुल ठीक है। जैसे मान के चलना कि ये आपका उत्तर प्रदेश है, तो ये क्या है, आपका दक्षिणी पठार है, यहाँ पर आपका एमपी है। जब ये क्या है, इसके नॉर्थ में तो गंगा यमुना है, बिल्कुल ठीक है। दक्षिणी सीमा पर विंध्य पर्वत है, वो भी आपका स्टेटमेंट सही है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे 2 सही आंसर होगा, क्योंकि ये पश्चिमी विस्तार ना होकर आपका उत्तरी विस्तार है। प्रदेश के दक्षिणी पठार क्षेत्र का ढलान किस ओर है। देखिए यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि ढलान किस दिशा में है, दक्षिण से उत्तर की ओर, पश्चिम से पूर्व की ओर, उत्तर से दक्षिण की ओर, पूर्व से पश्चिम की ओर। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना। ये देखिए यहाँ पर जैसे मान के चलना कि ये उत्तर प्रदेश का एक हिस्सा है और ये आपका क्या है, पठारी क्षेत्र है, क्या है आपका पठारी क्षेत्र है। यहाँ पे पूछा गया कि पठारी क्षेत्र का ढलान किस ओर है, तो आप अक्सर करके देखते हैं कि पठारी क्षेत्र का जो ढलान है वो इस तरह से है, मतलब क्या है, साउथ से लेकर नॉर्थ की ओर है, यानी दक्षिण से उत्तर की ओर है। ऑप्शन नंबर आपका 1 सही आंसर होगा। अब बात कर लेते हैं कुछ नदियों की। तो ये मान के चलना कि यहाँ पे ये यमुना नदी है, क्या है, ये यमुना नदी, और यहाँ से आपकी गंगा नदी आई हुई है,
जो आपका मैदानी क्षेत्र में बहती है। आप इजीली समझ पाएंगे। तो अब जो अमरकंटक से निकलने वाली नदियाँ हैं वो आकर कहाँ मिल जाती हैं, आपकी यमुना नदी में मिलती हैं, कैन मिलती है, टॉन्स मिलती है, इसी तरह से आपकी बेतवा मिलती है। तो जब ये नदियाँ पहाड़ों से निकलकर यमुना नदी में बहती है तो ये जो डायरेक्शन है वो क्या है, आपकी दक्षिण से उत्तर की ओर डायरेक्शन है। इस बात को आप ध्यान रखना। ऑप्शन नंबर सही आंसर होगा आपका 1, दक्षिण से उत्तर की ओर। बुंदेलखंड क्षेत्र के अंतर्गत कौन सा जिला नहीं आता, ललितपुर, महोबा, बांदा या श्रावस्ती। तो यहाँ पर पूछा गया है कि बुंदेलखंड क्षेत्र के अंतर्गत कौन सा जिला नहीं आता, तो ऑप्शन नंबर आपका 4 सही आंसर होगा। श्रावस्ती आपके बुंदेलखंड क्षेत्र में नहीं आता, जबकि ये कहाँ पर है, तो ये नेपाल और यूपी के बॉर्डर पर ये स्थित है। ये आप चीज़ को लर्न करेंगे। ऑप्शन नंबर सही आंसर होगा यहाँ पर 4। बुंदेलखंड क्षेत्र की औसत ऊंचाई कितने मीटर है, 250 मीटर, 300 मीटर, 400 मीटर या फिर 450 मीटर। तो बुंदेलखंड की जब भी औसत ऊंचाई की बात की जाएगी तो वो कितने मीटर है, लगभग आपके 300 मीटर है। ऑप्शन नंबर आपका सही आंसर होगा यहाँ पे 2। लेकिन कहीं कहीं पर इसकी जो हाइट पाई जाती है वो लगभग 600 मीटर तक भी हाइट पाई जाती है। जिस तरह से आपके सोनभद्र जो एरिया है वहाँ पर पहाड़ी क्षेत्र है तो वहाँ पर इसकी हाइट क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। इसी तरह से आपके मिर्ज़ापुर का जो क्षेत्र है वहाँ पर कुछ पहाड़ियाँ पाई जाती हैं ऊंची ऊंची, वहाँ पर इसकी हाइट बढ़ जाती है। इस चीज़ को भी आप लर्न रखेंगे। लेकिन जब भी औसत की बात की जाएगी बुंदेलखंड की तो वहाँ पर औसत ऊंचाई है 300 मीटर। बुंदेलखंड के संदर्भ में कौन सा कथन सही है। देखिए जितने क्वेश्चन आप जो करके आए हैं वो स्टेटमेंट पूछा गया था कौन सा गलत है, यहाँ पर पूछा जा रहा है कौन सा सही है। ये यहाँ पर पत्थर नहीं है, पठार है। क्या है आपका, यह पठार प्राचीन चट्टानों व नीच की चट्टानों से निर्मित है, बिल्कुल ठीक है। भूमि प्राय कंकरीली और उजाड़ भूमि है, बिल्कुल ठीक है। यहाँ की पहाड़ियाँ घर्षित और अवशिष्ट रूप से पाई जाती हैं, बिल्कुल ये भी स्टेटमेंट भी क्या है आपका सही है। तो ऑप्शन नंबर आपका 4 सही आंसर होगा। उपरोक्त तीनों स्टेटमेंट आपके सही हैं बुंदेलखंड क्षेत्र के संदर्भ में, तो ऑप्शन नंबर आपका 4 सही आंसर होगा। निम्नलिखित में से कौन सी नदी बुंदेलखंड क्षेत्र में नहीं पाई जाती है। देखिए यहाँ पर कौन सी नदी बुंदेलखंड क्षेत्र में नहीं पाई जाती है, सोन, केन, बेतवा या गोमती। तो ऑप्शन नंबर आपका 4 सही आंसर होगा। गोमती नदी आपके बुंदेलखंड क्षेत्र में ना होकर कहाँ पर है, ये आपके मैदानी क्षेत्र में स्थित है। कहाँ स्थित है, आपके मैदानी क्षेत्र में आपकी स्थित है। कहाँ से निकलती है, इम्पोर्टेंट है, ये आपकी फूलर लेक से निकलती है। किससे निकलती है, आपकी फूलर लेक से निकलती है। इसको हम दूसरे नाम से भी जानते हैं, इसे हम मैदानी नदी के नाम से भी जानते हैं। जिले का नाम है आपका पीलीभीत। ऑप्शन नंबर आपका 4 सही आंसर होगा। गोमती नदी आपकी बुंदेलखंड क्षेत्र की नदी नहीं है। जबकि आपकी सोन, केन और बेतवा इनकी डायरेक्शन क्या है, तो इनकी डायरेक्शन है आपकी साउथ टू नॉर्थ। इसको भी आप लर्न करेंगे। ऑप्शन नंबर आपका सही आंसर होगा यहाँ पे 4 गोमती नदी। बुंदेलखंड क्षेत्र की नदियों के संदर्भ में कौन सा कथन आपका गलत है। जो बुंदेलखंड में आपकी नदियाँ बहती हैं उनके संदर्भ में पूछा गया कि कौन सा कथन आपका गलत है। नदियों की पठारी क्षेत्र में संकीर्ण घाटियाँ पाई जाती हैं। यहाँ पर नदियों के अनेक जलपातों का निर्माण करती हैं। इस क्षेत्र की प्रमुख नदी चंबल, बेतवा, गंगा, टोंस है या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो देखिए यहाँ पर पूछा गया था कौन सा कथन गलत है, तो ऑप्शन नंबर आपका 3 सही आंसर होगा। क्योंकि इस क्षेत्र में चंबल, बेतवा, गंगा नदी इस क्षेत्र में आपकी नहीं पाई जाती, इसलिए आपका स्टेटमेंट आपका 3 सही नहीं होगा। ऑप्शन नंबर 3 सही आंसर है, क्योंकि कथन पूछा गया कौन सा गलत है। बुंदेलखंड क्षेत्र के संदर्भ में कौन सा कथन आपका क्या है, सही है। क्वेश्चन को ध्यान से समझना। पूरे पठारी क्षेत्र में वर्षा कम होती है। यहाँ के वृक्षों का आकार छोटा होता है। यहाँ की अधिकांश भूमि कृषि के अयोग्य है। उपरोक्त में से सभी कथन सही हैं। तो देखिए ध्यान से,
पूरे पठारी क्षेत्र में वर्षा कम होती है, बिल्कुल ठीक है। यहाँ के वृक्षों का आकार छोटा होता है क्योंकि जहाँ पर आपकी वर्षा नहीं होती है वहाँ पर पेड़ पौधे ना होकर झाड़ियाँ पाई जाती हैं। यहाँ की अधिकांश भूमि कृषि अयोग्य है, ये स्टेटमेंट भी आपका क्या है, सही है। उपरोक्त में से सभी कथन आपके बिल्कुल सही हैं। ऑप्शन नंबर आपका 4 सही आंसर होगा। प्रदेश के किस क्षेत्र में सामान्यतः लाल मिट्टी पाई जाती है? यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि प्रदेश के किस क्षेत्र में सामान्यतः लाल मिट्टी पाई जाती है। पश्चिमी क्षेत्र, तराई क्षेत्र, मैदानी क्षेत्र या फिर पठारी क्षेत्र। तो ऑप्शन नंबर आपका 4 सही आंसर होगा। सामान्यतः आपकी जो लाल मिट्टी है पठारी क्षेत्र में पाई जाती है। और पठारी क्षेत्र को हम किस नाम से जानते हैं? तो उसे हम बुंदेलखंड के नाम से जानते हैं। इसको भी आप लर्न रखेंगे। ऑप्शन नंबर आपका सही आंसर होगा यहाँ पे 4 पठारी क्षेत्र। प्रदेश के किस क्षेत्र में जलाशयों का निर्माण कर सिंचाई तथा पीने योग्य जल की व्यवस्था की जाती है? बुंदेलखंड क्षेत्र, भाबर क्षेत्र, गंगा यमुना का क्षेत्र या फिर पूर्वी तराई क्षेत्र। तो देखिए यहाँ पर क्या बोला जा रहा है, ऐसा कौन सा क्षेत्र है जहाँ पर जलाशयों का निर्माण करके सिंचाई की जाती है प्लस पीने योग्य पानी की व्यवस्था की जाती है। तो ऑप्शन नंबर आपका सही आंसर होगा 1 बुंदेलखंड का क्षेत्र। अब ये बुंदेलखंड का क्षेत्र कहाँ पर है वो समझ लो। जैसे मान के चलना कि ये आपके उत्तर प्रदेश का मैप है, ये आपका क्या है पहाड़ी क्षेत्र हो जाता है। आपका कौन सा क्षेत्र होगा? आपका हिली एरिया होगा, आपका यहाँ पर हिल्स एरिया जिसे अपन कहते हैं। और ये जो बड़ा सा मैदान क्षेत्र है यहाँ पर नदियाँ पाई जाती हैं, इसलिए हम इसे क्या कहते हैं, मैदानी क्षेत्र कहते हैं। मैदानी क्षेत्र के दक्षिण में स्थित है, इसे कहते हैं हम पठारी क्षेत्र, जिसका नाम क्या है आपका बुंदेलखंड है। क्या है? बुंदेलखंड है। यहाँ पर ये पठारी क्षेत्र को ही हम बुंदेलखंड, और बुंदेलखंड की जो पूर्वी एरिया है ये वाला, इसे हम कहते हैं बघेलखंड। इसको भी आप लर्न रख लेना क्योंकि यहाँ से भी आपके क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। बघेलखंड में आपका सोनभद्र का कुछ एरिया और मिर्ज़ापुर का एरिया कुछ आता है आपके बघेलखंड में। ऑप्शन नंबर आपका सही आंसर होगा 1 बुंदेलखंड। बुंदेलखंड क्षेत्र में कौन सी फसलें पाई जाती हैं? चना, अरहर, सरसों या उपरोक्त में से सभी। तो आपके बुंदेलखंड की प्रमुख फसलें कौन सी पाई जाती हैं? तो ऑप्शन नंबर 4 सही आंसर होगा। चना, अरहर, सरसों तीनों ही फसलें की जाती हैं। ऐसी फसलें की जाती हैं जहाँ पर उन्हें कम वर्षा की रिक्वायरमेंट हो, ये बात इसकी पहली प्रायोरिटी है। दूसरी कौन कौन सी होती हैं? तो यहाँ पर इस क्षेत्र को मोस्टली आप जब भी उत्तर प्रदेश का एग्ज़ाम देंगे तो दलहन और तिलहन के मामले के क्वेश्चन 100% आते हैं कि यहाँ पर सबसे ज़्यादा कौन सी फसलें की जाती हैं। तो दलहन और तिलहन आपकी फसलें की जाती हैं। इसी तरह से आपकी एक और है जो सोयाबीन है। क्या है आपकी? सोयाबीन इस क्षेत्र में सबसे ज़्यादा की जाती है। ऑप्शन नंबर आपका सही आंसर होगा यहाँ पे 4। उपरोक्त ये चना, अरहर और सरसों की खेती की जाती है। उत्तर प्रदेश के संदर्भ में कौन सा कथन आपका क्या है, सही है? इस तरह के क्वेश्चन आप अच्छे से समझना, स्टेटमेंट को अच्छे से पढ़ना, रीड करना। देखिए कौन सा कथन आपका सही है। प्रदेश के उत्तर में नेपाल और उत्तराखंड की सीमाएं स्थित हैं। प्रदेश के पश्चिमी सीमाएं हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान से मिलती हैं। प्रदेश के दक्षिणी सीमाएं मध्य प्रदेश की सीमा से मिलती है। उपरोक्त सभी कथन सही हैं। अब इस क्वेश्चन को ध्यान से समझो। ऑप्शन आपका सही आंसर होगा 4 क्योंकि स्टेटमेंट सारे तीनों ही सही हैं। अब इस चीज़ को ध्यान से एक एक करके समझते हैं। मान के चलना कि ये आपके उत्तर प्रदेश का मैप है। तो यहाँ पर आपसे बोला गया पहला स्टेटमेंट कि उत्तर प्रदेश के उत्तर में नेपाल और उत्तराखंड की सीमा स्थित है। तो ये उत्तर प्रदेश है आपका। तो यहाँ पर क्या है आपका नेपाल है। दूसरी ओर यहाँ पर आपका क्या है, उत्तराखंड है। तो ये पहला स्टेटमेंट बिल्कुल सही है आपका। दूसरा, प्रदेश के पश्चिमी सीमा पर हरियाणा, दिल्ली और राजस्थान है। तो यहाँ पर आपका क्या है, ये दिल्ली है, ये आपका हरियाणा है और इधर आपका क्या है, राजस्थान है। तो ये स्टेटमेंट भी आपका क्या है, बिल्कुल सही हो जाता है। तीनों की सीमाएं उत्तर प्रदेश से लगती हैं, जिसमें आपका हरियाणा है और आपका दिल्ली है।
प्रदेश के दक्षिणी सीमा मध्य प्रदेश से लगती है, तो ये वाली जो सीमा है आपकी दक्षिणी वो एमपी से लगती है। ये स्टेटमेंट भी क्या है आपका सही है, तो ऑप्शन नंबर आपका 4 सही आंसर होगा। निम्नलिखित में से कौन सा सम्मिलित नहीं है। देखिए यहाँ से क्वेश्चन आपके अक्सर करके पूछे जाते हैं। उत्तर प्रदेश का पूर्वी जिला बलिया है, बिल्कुल ठीक है। पश्चिमी जिला आपका शामली है, बिल्कुल ठीक है। उत्तरी जिला आपका सहारनपुर है, बिल्कुल ठीक है। दक्षिणी जिला लेकिन आपका ललितपुर ना होकर क्या है आपका सोनभद्र है। ऑप्शन नंबर आपका 4 सही आंसर होगा। अब इस क्वेश्चन की थोड़ा सा डिटेल में समझ लेते हैं। मान के चलना कि ये आपके उत्तर प्रदेश का मैप है, जिसमें पूछा गया है कि पूर्वी जिला कौन सा है, तो यहाँ पर आपका पूर्वी जिला ये बलिया है, बिल्कुल ठीक है। जबकि आपका जो पश्चिमी जिला है वो यहाँ पर स्थित है, ये भी ठीक है। उत्तरी जिला कहाँ पर है, ये सहारनपुर में है। और जो दक्षिणी जिला है आपका ललितपुर ना होकर यहाँ पर स्थित है आपका सोनभद्र। तो मान के चलना कि जो उत्तरी पूर्वी जिला क्या क्या है वो समझ लीजिए। पूर्वी जिला आपका बलिया हो जाएगा, बिल्कुल ठीक है, क्योंकि ये उत्तर पूर्वी और ये किससे आपकी सीमा साझा करता है, तो उत्तराखंड की सीमा आपके यूपी प्लस बिहार की सीमा यहाँ पे साझा होती है। इसी तरह से आपका जो सोनभद्र है वो 4 राज्यों से अपनी सीमा साझा करता है। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, सोनभद्र किस किस से सीमा लगती है आपकी, एमपी से लगती है, झारखंड से लगती है, छत्तीसगढ़ से लगती है और इसकी सीमा लगती है आपकी बिहार से। तो ये जो आपका दक्षिणी जिला है सोनभद्र मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखना। ऑप्शन नंबर आपका सही आंसर होगा यहाँ पे 4 दक्षिणी जिला। अच्छा और देख लीजिए, यहाँ पर जो आपका उत्तरी जिला है वो सहारनपुर है, जिसकी सीमा आपकी किससे लगती है, हिमाचल प्रदेश प्लस उत्तराखंड से इसकी सीमा लगती है। इसी तरह से आपका जो शामली है, शामली की सीमा लगती है आपकी हरियाणा से। तो आपके चारों हो जाते हैं, यही आपको लर्न करने हैं। ऑप्शन नंबर आपका सही आंसर होगा यहाँ पे 4, क्योंकि दक्षिणी सीमा जिला स्थित है आपके ललितपुर ना होकर सोनभद्र। निम्नलिखित में से प्रदेश के किस जिले की सीमा नेपाल के साथ सीमा साझा करती है, नहीं करती है। देखिए यहाँ पर ये अक्सर करके क्वेश्चन आते हैं उत्तर प्रदेश से। जैसे मान के चलना कि ये आपका उत्तर प्रदेश है और ये आपकी नॉर्थ की सीमा है, यहाँ पर अगर यूपी है तो ये आपका नेपाल है। तो नेपाल पे जो बॉर्डरिंग एरिया में आपके कौन कौन से ज़िला हैं, इससे क्वेश्चन आपका पूछा गया है। यहाँ पर बोला गया है कि कौन से ज़िले की सीमा उत्तर प्रदेश के साथ साझा नहीं करती है, महाराजगंज, सिद्धार्थनगर, पीलीभीत या बिजनौर। तो आंसर तो आपका सही आंसर हो जाएगा 4, बिजनौर की सीमा नेपाल के साथ में नहीं लगती। अब नेपाल के साथ में कौन कौन सी सीमा लगती हैं, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो देख लीजिए। नेपाल के साथ में उत्तर प्रदेश के 7 जिलों की सीमा साझा करती है। अब वो कौन कौन से ज़िला हैं वो समझ लो। उन ज़िलों को मैं डायरेक्शन वाइज लिख रहा हूँ। डायरेक्शन होगी आपकी वेस्ट टू ईस्ट। क्या है आपकी, वेस्ट टू ईस्ट में डायरेक्शन लिख रहा हूँ, क्योंकि किसी भी तरीके से आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो सबसे पहले जो वेस्ट में यूपी के और नेपाल की सीमा साझा करता है वो है आपका पीलीभीत। इसके बाद में जो आता है पीलीभीत के बाद वो है आपका लखीमपुर खीरी। क्या आएगा आपका, लखीमपुर खीरी। एक एक पॉइंट है आप जिसको आपको लर्न करना ही करना है। लखीमपुर खीरी के बाद जो आपका ज़िला है वो क्या है आपका बहराइच है। क्या है आपका, बहराइच है। और उसी के बाद आपका श्रावस्ती आता है। श्रावस्ती के बाद जो ज़िला आएगा वो है आपका बलरामपुर। बलरामपुर के बाद जो ज़िला है वो है आपका सिद्धार्थनगर। एक एक पॉइंट को आपको लर्न करना है, जो मैं बोल रहा हूँ उसे भी आपको सुनते जाना है। और एटलीस्ट में जो सबसे पूर्वांचल में आता है वो है आपका महाराजगंज। तो एक बार फिर से सुन लीजिए कौन कौन से 7 ज़िले हैं आपके वेस्ट टू ईस्ट डायरेक्शन में, इनको मैंने नोटिफाई किया है। पीलीभीत, लखीमपुर खीरी, बहराइच, श्रावस्ती, बलरामपुर और आपका सिद्धार्थनगर, लास्ट है आपका महाराजगंज। ये 7 ज़िले उत्तर प्रदेश की सीमा लगती है नेपाल से। टोटल सीमा कितने किलोमीटर की है नेपाल और उत्तर प्रदेश के साथ में, तो उसे भी लर्न कर लो। तो ये जो टोटल सीमा है वो
579 किलोमीटर की सीमा बनती है उत्तर प्रदेश और नेपाल के मध्य में। ऑप्शन नंबर आपका 4 सही आंसर होगा, क्योंकि बिजनौर की सीमा नेपाल से नहीं लगती। उत्तर प्रदेश की कितने किलोमीटर की सीमा नेपाल के साथ साझा करती है? 569, 589, 579, 599। तो देखिए यहाँ पर उत्तर प्रदेश की सीमा नेपाल के साथ कितने किलोमीटर की लगती है? तो ऑप्शन नंबर 3 सही आंसर होगा, 569 किलोमीटर लगती है। कितने जिला से सीमा साझा करता है आपका नेपाल और यूपी? 7 जिलों से करता है, जो कि पीछे एक्सप्लेन किया गया है। ऑप्शन नंबर आपका सही आंसर होगा 3। उत्तर प्रदेश की सीमा कितने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की सीमा साझा करती है? 8, 9, 10 या 11। देखिए यहाँ पर इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। जब भी आपसे पूछा जाता है कि उत्तर प्रदेश की सीमा कितने राज्यों और केंद्र शासित दोनों को मिलाकर पूछा गया है, तो इसलिए आपका जो आंसर होगा वो 2 होगा। 9 टोटल से आपकी सीमा साझा करता है उत्तर प्रदेश। अब बात कर लेते हैं स्टेट की। तो आपके जो स्टेट्स होते हैं वो 8 हैं, जबकि यूटी आपका 1 है। दोनों को मिलाकर क्वेश्चन पूछा गया तो 9 से सीमा साझा करता है। इस क्वेश्चन को डिटेलिंग देख लीजिए, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आपका। जैसे मान के चलना ये आपका उत्तर प्रदेश है। अब कौन कौन सी सीमा साझा करता है? तो आपके नॉर्थ में सीमा साझा करता है यहाँ पर कौन सा? उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश। इसी तरह से आपका पूर्व में कौन करता है? तो पूर्व में करता है आपका बिहार। और आपके उत्तर पूर्व में जो आपका दक्षिण पूर्व है, वहाँ पर कौन कौन करता है? तो छत्तीसगढ़ करता है। एक एक समझना है आपको। झारखंड करता है। साउथ में कौन करता है? तो वो एमपी है। यहाँ पर जो छोटे से 2 जिले हैं, आगरा मथुरा, वहाँ पर आपका राजस्थान मीटअप करता है। इसी तरह से यहाँ पर करता है आपका दिल्ली, और यहाँ पर करेगा आपका दिल्ली और इसके बीच में करता है आपका हरियाणा। तो ये आपके 9 हैं जो यूटी प्लस स्टेट मिलाकर करते हैं 9। कौन कौन से हैं? उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, बिहार, छत्तीसगढ़, झारखंड, एमपी, राजस्थान, हरियाणा, और एक है आपका दिल्ली। जो दिल्ली है आपका यूटी है, अदर आपके स्टेट है। ऑप्शन नंबर आपका सही आंसर होगा यहाँ पर 2। 9 को ये आपका शामिल करता है सीमा। निम्नलिखित में से प्रदेश का कौन सा जिला उत्तराखंड के साथ सीमा साझा नहीं करता? देखिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आपका। उत्तराखंड के साथ में सीमा साझा नहीं करता है, ये जिला पूछा गया है। सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, बागपत या बिजनौर? तो ऑप्शन नंबर आपका 3 सही आंसर होगा। बागपत आपका उत्तराखंड के साथ में सीमा साझा नहीं करता। अब बात कर लेते हैं कि कौन कौन से सीमा साझा करते हैं। तो टोटल 7 जिले इसके साथ में भी सीमा साझा करते हैं आपके उत्तराखंड के साथ में। कौन कौन से हैं? तो इनको भी अपन जो मैच कर रहे हैं वो वेस्ट टू ईस्ट कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? वेस्ट टू ईस्ट कर रहे हैं, जिससे कि आपको ईजिली चीज़ें लर्न रहें और आपको क्रम से ये चीज़ें क्वेश्चन में भी पुटअप करके आती हैं। तो सबसे बेस्ट में कौन सा है? तो वो है आपका सहारनपुर। सहारनपुर के बाद में कौन सा जिला है आपका? तो सहारनपुर के बाद है आपका मुजफ्फरनगर। मुजफ्फरनगर के ईस्ट में कौन सा जिला है? तो उसके बाद आता है आपका बिजनौर। बिजनौर के बाद में कौन सा जिला आएगा? आपका मुरादाबाद आएगा। और मुरादाबाद के बाद में कौन सा जिला है आपका? वो है रामपुर। रामपुर के बाद है आपका बरेली, और बरेली के बाद है आपका पीलीभीत। तो ये आपके 7 जिले लगते हैं किससे? उत्तराखंड की सीमा लगती है उत्तर प्रदेश से। तो बागपत आपका नहीं आया, तो ध्यान रखना ऑप्शन नंबर आपका 3 सही आंसर होगा। उत्तराखंड की सीमा उत्तर प्रदेश से नहीं लगती, किसको? बागपत को। उत्तर प्रदेश के कितने जिले
हरियाणा के साथ सीमा साझा करते हैं? 4, 5, 6 या 7। तो यहाँ पर पूछा गया है कि उत्तर प्रदेश के कितने सीमा साझा करते हैं किसके साथ में? हरियाणा के साथ में। तो ऑप्शन नंबर आपका सही आंसर होगा, 6 जिले सीमा साझा करते हैं। अब वो 6 जिले कौन कौन से वो समझ लो। इनकी जो डायरेक्शन होगी वो है आपकी नॉर्थ टू साउथ। क्योंकि डायरेक्शन वाइज इसलिए करा रहा हूँ क्योंकि आपसे किसी भी क्रम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। यूपी पीसीएस तो अक्सर करके पूछ लेता है कि इनकी डायरेक्शन को लगाइए। तो 6 जिले हैं आपके, कौन कौन से 6 जिले हैं? तो सबसे नॉर्थ में हरियाणा से जो मेटअप करता है वो सहारनपुर करता है। कौन करता है आपका? सहारनपुर करता है। सहारनपुर के बाद में आपका शामली है, और शामली के बाद में मेटअप करता है आपका बागपत, और बागपत के बाद करता है आपका गौतम बुद्ध नगर। क्या करता है आपका? गौतम बुद्ध नगर। और गौतम बुद्ध नगर के बाद करता है आपका अलीगढ़। क्या करता है आपका? अलीगढ़। ये आपको लर्न रहने चाहिए। और अलीगढ़ के बाद है आपका मथुरा। तो ये जो 6 ज़िले हैं हरियाणा से अपने सीमा साझा करते हैं, जिनकी डायरेक्शन है आपकी नॉर्थ टू साउथ। ऑप्शन नंबर आपका सही आंसर होगा 3, 6 ज़िले सीमा साझा करते हैं आपके हरियाणा से। प्रदेश के कौन से जिला दिल्ली के साथ सीमा साझा करता है? गाजियाबाद, सहारनपुर, गौतम बुद्ध नगर या विकल्प 1 और 2 दोनों। तो देखिए, दिल्ली आपका एक यूटी प्रदेश है। उत्तर प्रदेश से आपके ऑप्शन नंबर 4 सही आंसर होगा। विकल्प 1 और 2 1 और 3 दोनों ही। गाजियाबाद और गौतम बुद्ध नगर 2 ही जिले हैं जो उत्तर प्रदेश के साथ सीमा साझा करते हैं। किसके? दिल्ली के। उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला मध्य प्रदेश के साथ सीमा साझा नहीं करता? देखिए, यहाँ पर पूछा गया है कि कौन सा सीमा साझा नहीं करता है। आगरा, मथुरा, झांसी या फिर ललितपुर। तो ऑप्शन नंबर आपका सही आंसर होगा यहाँ पे मथुरा जो जिला है एमपी के साथ में सीमा साझा नहीं करता। अब बात करते हैं कि एमपी के साथ में कौन कौन से ज़िले सीमा साझा करते हैं, कितने करते हैं। तो टोटल ज़िले आपके 11 हैं, जिनकी डायरेक्शन क्या है आपकी वेस्ट टू ईस्ट आपको मैं बता रहा हूँ, जिससे कि आपको चीज़ें लर्न रहें। तो इसकी शुरुआत होती है आगरा से। आगरा के बाद आपका आता है इटावा। इटावा के बाद आता है आपका जालौन, जिसका मुख्यालय क्या है आपका? जालौन का मुख्यालय उरई है। इस बात को भी आप लर्न रखना क्योंकि क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं। जालौन के ईस्ट में आता है आपका झांसी। झांसी के बाद आएगा आपका ललितपुर। ये मैं वही ज़िले लिखा रहा हूँ जो एमपी के साथ में आपकी सीमा साझा करते हैं उत्तर प्रदेश की। उसके बाद है आपका महोबा। महोबा के बाद आएगा आपका बांदा। हिंदी और इंग्लिश में आप देख लेना, जिस तरह से मैं बोलता जा रहा हूँ आप भी आप साथ ही साथ में लिखते जाओगे। इसी तरह से आपका आता है चित्रकूट। चित्रकूट के बाद आएगा आपका जिसे हम प्रयागराज कहते हैं, उसकी सीमा भी आपके एमपी के साथ में लगती है। इस बात को आप ध्यान रखना। एमपी के बाद प्रयागराज के बाद आता है आपका मिर्ज़ापुर, और मिर्ज़ापुर के बाद आएगा आपका कौन सा? सोनभद्र। तो ये जो 11 ज़िले हैं उत्तर प्रदेश के सीमा साझा करते हैं एमपी से, जिनकी डायरेक्शन है आपकी क्या है? वेस्ट टू ईस्ट है। क्वेश्चन पूछा गया था कौन सा जिला सीमा साझा नहीं करता है, तो वो आपका मथुरा नहीं करता। ऑप्शन नंबर आपका 2 सही आंसर होगा। निम्नलिखित में से कौन सा जिला बिहार के साथ सीमा साझा नहीं करता? देखिए, बिहार के साथ सीमा साझा नहीं करता आपका सोनभद्र, चंदौली, गाजीपुर या प्रयागराज। तो ऑप्शन नंबर आपका सही आंसर होगा 4। प्रयागराज आपके उत्तर प्रदेश का जो जिला है बिहार के साथ में सीमा साझा नहीं करता। बात करते हैं कि बिहार के साथ में कितने सीमा साझा करते हैं आपके ज़िले। तो उत्तर प्रदेश के 7 ज़िले हैं जो सीमा साझा करते हैं किसके साथ में? बिहार के साथ में। तो बिहार के साथ में जब भी सीमा साझा करेंगे तो ये करते हैं नॉर्थ टू साउथ में। इसी क्रम में आपको बता रहा हूँ जिससे कि आपको चीज़ें लर्न रहें। सबसे ऊपर करता है आपका महाराजगंज। महाराजगंज के बाद है आपका कुशीनगर। कुशीनगर के बाद है आपका देवरिया।
देवरिया के बाद है आपका बलिया, और बलिया के बाद है आपका गाजीपुर, गाजीपुर के भी साउथ में कौन सा ज़िला है आपका चंदौली है, और चंदौली के बाद में सबसे लास्ट में आता है वो है आपका सोनभद्र। तो इस चीज़ को भी आप ध्यान रखना। ऑप्शन नंबर आपका सही आंसर होगा यहाँ पे 4। इन्फॉर्मेशन सुन लीजिए, वे स्टूडेंट जो आपकी बीपीएससी टीआरई 4 की तैयारी कर रही हैं और उन्हें डिटेल में एनसीईआरटी का रिवीजन करना है, तो ऑलरेडी चैनल पर आपके 6 to 9 क्लास की ज्योग्राफी का रिवीजन ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है, आप उन्हें जाकर वहाँ पर देख सकते हैं। यहाँ पर पूछा गया था कि बिहार के साथ में सीमा साझा नहीं करता, तो ऑप्शन नंबर आपका 4 सही आंसर होगा प्रयागराज। निम्नलिखित में से प्रदेश का कौन सा जिला जो 4 राज्यों के साथ सीमा साझा करता है? सोनभद्र, ललितपुर, सहारनपुर या फिर गाजियाबाद। तो देखिए अक्सर करके इस तरह के क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं कि ऐसा कौन सा जिला है जो उत्तर प्रदेश का 4 आपके राज्यों से सीमा साझा करता है, तो ऑप्शन नंबर आपका सही आंसर होगा सोनभद्र। सोनभद्र कौन कौन से सीमा साझा करता है? तो ये करता है आपके बिहार से, ये करता है आपके झारखंड से, झारखंड के बाद है आपका छत्तीसगढ़ है, और सबसे लास्ट में है आपका एमपी। तो ये 4 राज्यों से आपकी सीमा साझा करता है आपका सोनभद्र। सोनभद्र ये आपका सबसे साउथेस्ट यानी साउदर्न जिला है अपने उत्तर प्रदेश का, इस चीज़ को भी आप लर्न रखेंगे। ऑप्शन नंबर सही आंसर होगा यहाँ पे 1 सोनभद्र। उत्तर प्रदेश के सहारनपुर जिले से किस राज्य की सीमा साझा नहीं होती? हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड या फिर पंजाब। तो देखिए सहारनपुर जो ज़िला है उत्तर प्रदेश का वो क्या है आपका सबसे नॉर्थ ज़िला है, क्या है आपका सबसे उत्तरी ज़िला है। कौन से राज्य की सीमा साझा नहीं होती ये पूछा गया है, तो ऑप्शन नंबर आपका 4 सही आंसर होगा पंजाब। इसका मतलब ये हो कि सहारनपुर से कितने राज्यों की सीमा साझा होती है? 3 राज्यों की, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड। ऑप्शन नंबर सही आंसर होगा यहाँ पे 4। उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला है जो मध्य प्रदेश की सीमा से 3 तरफ से घिरा है? क्या है? देखिए क्वेश्चन को ध्यान से समझना। मध्य प्रदेश से 3 तरफ से घिरा है आपका सोनभद्र, ललितपुर, झांसी या फिर चित्रकूट। तो ऑप्शन नंबर आपका 2 सही आंसर होगा। ललितपुर एक ऐसा जिला है जो मध्य प्रदेश से 3 तरफ से आपका घिरा हुआ है। ऑप्शन सही आंसर होगा आपका 2। ललितपुर आपका लर्न कर लेना, वैसे तो फ्यूचर में हम क्लास कराएंगे। सबसे ज़्यादा जो फेमस है वो यूरेनियम के लिए फेमस है कि उत्तर प्रदेश में यूरेनियम कहाँ पाया जाता है, तो वो ललितपुर में ही आपका पाया जाता है। बिंडम, टांडा, कुसेरा, खंडजा जलप्रपात उत्तर प्रदेश के किस जिले में पाए जाते हैं? सोनभद्र, मिर्ज़ापुर, चित्रकूट या फिर बांदा। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश पीसीएस में भी ये क्वेश्चन आपका आया हुआ है। बिंडम, टांडा, कुसेरा, पहले तो ये पता होना चाहिए एक्चुअल में है क्या, ये जलप्रपात है। अब जलप्रपात है तो उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है ये भी आपको लर्न होना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर आपका सही आंसर होगा यहाँ पे 2, ये मिर्ज़ापुर में आपके स्थित हैं। क्या है? ये जलप्रपात है जो कि मिर्ज़ापुर में आपके स्थित हैं। ऑप्शन नंबर आपका 2 सही आंसर होगा। बुंदेलखंड या पहाड़ी पठारी क्षेत्र की पश्चिमी सीमा पर कौन सी नदी बहती है? देखिए यहाँ पर ये बोला गया है कि पश्चिमी सीमा पर कौन सी नदी बहती है, कहाँ पर? बुंदेलखंड क्षेत्र में। बेतवा, केन, सोन या उपरोक्त में से कोई नहीं, तो ऑप्शन नंबर आपका 1 सही आंसर होगा। बेतवा नदी आपकी पश्चिमी सीमा पर बहती है। अब ये बुंदेलखंड क्षेत्र कहाँ पर स्थित है, तो मान के चलना कि ये आपके उत्तर प्रदेश का अगर मैं ये मैप है तो ये जो एरिया है पहाड़ी पठारी जिसे अपन कहते हैं यही आपका बुंदेलखंड है। और बुंदेलखंड की पश्चिमी सीमा मतलब यहाँ पर कौन बहता है आपका? बेतवा नदी बहती है। ऑप्शन नंबर सही आंसर होगा यहाँ पे 1। बुंदेलखंड या पहाड़ी क्षेत्र की मुख्य फसलें कौन सी हैं? दलहन और तिलहन, धान और गन्ना और गेहूं या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो देखिए आपको बुंदेलखंड के बारे में इतने क्वेश्चन ऑलरेडी पहले से ही करा दिए हैं, तो थोड़ा सा नॉलेज आपको होना चाहिए। बुंदेलखंड में वो फसलें होंगी जो
कम वर्षा की आदी होंगी, यानी वहाँ पर वर्षा कैसी होती है आपकी, कम होती है। तो इसका मतलब है ऐसी फसलें जिन्हें इरिगेशन की आवश्यकता क्या होती है, सिंचाई की कम हो। तो इस तरह की फसलें कौन सी हैं, ऑप्शन नंबर आपका 1 सही आंसर होगा। दलहन और तिलहन की फसलें मुख्य फसलें मानी जाती हैं कहाँ की, बुंदेलखंड क्षेत्र की। और कौन कौन सी जो फसलें हैं जिनसे क्वेश्चन आपके बनते हैं, तो वो है आपकी सोयाबीन। अक्सर करके उत्तर प्रदेश के एग्जाम में पूछी जाती है कि सोयाबीन की फसल सबसे ज़्यादा कहाँ पे की जाती है। सोयाबीन है ये आपकी, तो वो की जाती है आपके बुंदेलखंड क्षेत्र में। ऑप्शन नंबर आपका सही आंसर होगा 1 दलहन और तिलहन। प्रदेश की कुल क्षेत्र के संदर्भ में नव भूमि, यहाँ पे वेटलैंड है, इसको डायरेक्ट आप लर्न भी कर सकते हैं इजीली। आप कुछ इंग्लिश के ऐसे शब्द होते हैं जिन्हें हम समझ जाते हैं इजीली। नम भूमि क्षेत्र का कितने प्रतिशत है, यानी टोटल पूछ रहा है कि उत्तर प्रदेश में नम भूमि वेटलैंड का परसेंटेज कितना है। 11.15%, 5.50%, 5.15% या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सही आंसर होगा 5.5% जो क्षेत्र है वो वेटलैंड का क्षेत्र है अपने उत्तर प्रदेश में। बात कर लेते हैं जो रामसर साइट होती हैं वेटलैंड को आइडेंटिफाई करती हैं, तो वो कितनी है रामसर साइट उत्तर प्रदेश में, तो 10 हैं। कितनी है आपकी रामसर साइट, 10 हैं आपकी। इसे भी आप लर्न कर लेना, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार ये क्वेश्चन आपका आया हुआ है। उत्तर प्रदेश के सबसे कम नम भूमि वाले जिले हैं बागपत, हाथरस, सोनभद्र, विकल्प 1 और 2 दोनों। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, सबसे कम नम भूमि वाले जिले पूछे गए हैं, तो ऑप्शन नंबर 4 सही आंसर होगा आपका। बागपत और हाथरस आपके सबसे कम नम भूमि वाले जिले हैं। यहाँ पर कितने परसेंट नम भूमि पाई जाती है, तो इन दोनों जिलों में मात्र 0.18% नम भूमि पाई जाती है। जबकि सबसे ज़्यादा हाईएस्ट नम भूमि वाला जिला कौन सा है आपका, ये भी आपको लर्न करना चाहिए। हाईएस्ट वेटलैंड भूमि कौन से ज़िले में है उत्तर प्रदेश में, तो वो है आपकी सोनभद्र में। किस में है आपकी, सोनभद्र में है। सोनभद्र में उसके कितने परसेंटेज है, तो वहाँ पर है आपके 5.08 है। ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है आपका। ऑप्शन नंबर यहाँ पे पूछा गया था सबसे कम, तो बागपत और हाथरस दोनों ही होंगे। आंसर सही होगा आपका 4। उत्तर प्रदेश में किस प्रकार की जलवायु पाई जाती है। देखिए यहाँ पर पूछा गया है कि जलवायु उत्तर प्रदेश में किस प्रकार की पाई जाती है। अपोज्ड मानसूनी जलवायु, उष्ण कटिबंधीय जलवायु, विकल्प 1 और 2 दोनों, या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पर अक्सर करके अपोज्ड मानसूनी जलवायु पाई जाती है उत्तर प्रदेश में। ऑप्शन नंबर आपका सही आंसर होगा 1। कोपेन के अनुसार उत्तर प्रदेश में किस प्रकार की जलवायु पाई जाती है। देखिए आपके एक कोपेन नाम के साइंटिस्ट है या फिजिकल कुछ भी कह सकते हैं आप उन्होंने जलवायु को आइडेंटिफाई किया था इंडिया में या फिर ऑल ओवर द वर्ल्ड में। तो उन्होंने भारत का भी किया था, उसमें उत्तर प्रदेश में किस प्रकार की जलवायु बताई थी उन्होंने, मानसूनी जलवायु, समशीतोष्ण जलवायु, उपोष्ण जलवायु, या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो उन्होंने आइडेंटिफाई किया था कि यहाँ उत्तर प्रदेश में मानसूनी जलवायु है। मानसूनी जलवायु के लिए उन्होंने किस इंडिकेटर का इस्तेमाल किया था, ये इम्पोर्टेंट है। ऑप्शन नंबर आपका 1 सही आंसर होगा। अब बात कर लेते हैं कोपेन ने कौन कौन से फैक्टर लिए थे जलवायु को आइडेंटिफाई करने के लिए। तो उन्होंने फैक्टर लिए थे तापमान के, किसी जगह का तापमान कितना है और किस जगह पर आपके कितनी वर्षा हो रही है, ये फैक्टर लिए थे उन्होंने जलवायु को आइडेंटिफाई करने के लिए। उत्तर प्रदेश के लिए उन्होंने किस साइन का इस्तेमाल किया था, तो कैपिटल C, स्मॉल w और स्मॉल g। अब इसको भी लर्न कर लेना, ये साइन अक्सर करके पूछ लिया जाता है यूपी पीसीएस प्री में, कई बार ये क्वेश्चन आपका पूछा गया है। ऑप्शन नंबर आपका सही आंसर होगा 1। उत्तर प्रदेश के किस क्षेत्र में सर्वाधिक औसत तापमान पाया जाता है। पश्चिमी क्षेत्र, पूर्वी क्षेत्र, बुंदेलखंड क्षेत्र, बघेलखंड क्षेत्र। तो देखिए यहाँ पर क्या बोला गया है आपसे कि यहाँ पर उत्तर प्रदेश के किस क्षेत्र में सर्वाधिक औसत तापमान पाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर आपका सही आंसर होगा 4
बुंदेलखंड का सबसे अधिक औसत तापमान अंतर रहता है? क्या है? औसत तापमान रहता है। ऑप्शन नंबर सही आंसर होगा आपका 3। ग्रीष्म ऋतु में उत्तर प्रदेश में औसम तापमांतर कितना रहता है? देखिए यहाँ पर डायरेक्टली पूछा गया है कि ग्रीष्म ऋतु में औसत तापांतर क्या है आपका? तापांतर का मतलब समझ लीजिए, जैसे मान के चलना कि अगर किसी भी क्षेत्र में नाइट में आपका यहाँ पर 24 डिग्री सेल्सियस आपका क्या है टेम्परेचर है, लेकिन ड्यूरिंग द डे कितना है? ड्यूरिंग द डे आपका 36 डिग्री है। तो इन दोनों का जो डिफरेंस है 12 डिग्री, कितना है आपका? 12 डिग्री सेल्सियस। इसे ही कहते हैं हम तापांतर। तो उत्तर प्रदेश का आपका ग्रीष्म ऋतु में कितना तापांतर है? 10 डिग्री सेल्सियस, 15 डिग्री सेल्सियस, 14 डिग्री सेल्सियस या फिर 13 डिग्री? तो ऑप्शन नंबर आपका सही आंसर होगा 3, 14 डिग्री सेल्सियस आपका तापांतर है उत्तर प्रदेश का। ऑप्शन नंबर आपका 3 सही आंसर होगा। प्रदेश में मई और जून के महीने में चलने वाली गर्म हवाओं को क्या कहा जाता है? देखिए यहाँ पर अभी मई का महीना स्टार्ट ऑलरेडी हो चुका है अपने यूपी में, और यहाँ पर क्या है कि गर्म हवाओं को क्या कहा जाता है? लू, समीर, वेस्टर्न ब्लीज या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इन्हें हम कहते हैं आपकी गर्म हवाओं को लू कहा जाता है। क्या कहा जाता है? लू कहा जाता है। इसके साथ में आपकी जो गर्म हवाएं होती है वो फ्लो करती है, प्लस आपके जो धूल मिट्टी के कण होते हैं वो भी फ्लो करते हैं। अक्सर करके क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाता है कि धूल मिट्टी के कण उड़ने वाली आपकी हवा होती है उसे क्या कहते हैं आपके उत्तर प्रदेश में? तो उसे लू कहते हैं। ऑप्शन सही आंसर होगा 1। ग्रीष्म ऋतु में प्रदेश के किस जिले में सबसे कम और सबसे अधिक गर्मी पड़ती है? देखिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ पर बोला गया कि ग्रीष्म ऋतु में सबसे कम और सबसे अधिक गर्मी पड़ती है। बरेली, झांसी, बदायूं, ललितपुर, गोरखपुर, आगरा या गोरखपुर, मथुरा? तो ऑप्शन नंबर है आपका सही आंसर होगा 1। बरेली में आपकी सबसे कम गर्मी पड़ती है। इस बात को भी आप ध्यान रखेंगे। सबसे कम कहाँ पर है? आपकी बरेली है। जबकि सबसे अधिक कहाँ पर है? तो सबसे अधिक है आपकी 2 जिले माने जाते हैं जिनमें आपका क्या है? एक आगरा होता है और दूसरा है आपका झांसी। तो ये इस चीज़ को भी आप लर्न रखेंगे। ऑप्शन सही आंसर होगा यहाँ पे 1 बरेली और झांसी। उत्तर प्रदेश में अधिकांश मानसूनी वर्षा किससे प्राप्त होती है? यहाँ पर क्या है आप किससे वर्ड यूज कर लेना। किससे अधिकांश जो मानसूनी जलवायु होती है, वर्षा होती है प्रदेश में, किससे प्राप्त की जाती है? अरब सागर में उठने वाले दक्षिणी पश्चिमी मानसून से, बंगाल की खाड़ी में उठने वाले दक्षिणी पश्चिमी मानसून से, हिंद महासागर में उठने वाले उत्तरी पूर्वी मानसून से या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। तो ऑप्शन नंबर आपका सही आंसर होगा 2, बंगाल की खाड़ी में उठने वाले दक्षिणी पश्चिमी मानसून से सबसे अधिक वर्षा होती है। इस वर्षा का क्या नाम है? तो इसे हम मानते हैं क्या कहते हैं? पूर्वा कहते हैं। क्या नाम है इसका? पूर्वा नाम से इसे जाना जाता है। लगभग आपकी 74 to 75% वर्षा प्राप्त होती है इसी मानसून से उत्तर प्रदेश को। ऑप्शन सही आंसर होगा आपका 2। उत्तर प्रदेश के किस जिले में सर्वाधिक वर्षा होती है? गोरखपुर, मथुरा, आगरा या किशनगंज? तो देखिए यहाँ पर बोला गया है कि सर्वाधिक वर्षा कहाँ होती है उत्तर प्रदेश में? तो ऑप्शन नंबर आपका सही आंसर होगा गोरखपुर। कितने सेंटीमीटर वर्षा होती है यहाँ पर? तो लगभग आपकी 184.3 सेंटीमीटर वर्षा होती है गोरखपुर में। जबकि सबसे कम कहाँ पर होती है? लोएस्ट बारिश कहाँ होती है? तो लोएस्ट रेन होती है आपके मथुरा में। कहाँ पर होगी? आपके मथुरा में। इसको भी आपको लर्न करना है। लगभग वहाँ पर 53.4 के समथिंग आपकी सेंटीमीटर की वर्षा होती है मथुरा में। लोएस्ट होगी आपके मथुरा में। इस चीज़ को आप लर्न रखना। ऑप्शन सही आंसर होगा यहाँ पे 1 पूछा गया था सर्वाधिक वर्षा कहाँ होती है। ऑप्शन सही आंसर होगा आपका 1 गोरखपुर। निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? देखिए यहाँ पर गलत कथन पूछा गया है। पूर्वी मैदानी क्षेत्र में औसत वर्षा 112 सेंटीमीटर होती है। मध्यवर्ती मैदान में आपकी 94 सेंटीमीटर होती है।
पश्चिमी मैदान क्षेत्र में 84 सेंटीमीटर होती है। पश्चिमी पहाड़ी पठारी क्षेत्र में औसत वर्षा 111 सेंटीमीटर होती है। तो ऑप्शन नंबर आपका 4 सही आंसर होगा, क्योंकि ये गलत है। 111 सेंटीमीटर ना होकर आपकी कितनी है, 91 सेंटीमीटर की बारिश होती है दक्षिणी पठारी क्षेत्र में। अब आपसे डायरेक्टली पूछ लिया जाएगा किस क्षेत्र में सर्वाधिक वर्षा होती है, तो आपके पूर्वी मैदानी क्षेत्र में सर्वाधिक वर्षा होती है। इस चीज़ को भी आप लर्न रखना। ऑप्शन नंबर सही आंसर होगा यहाँ पे 4, क्योंकि स्टेटमेंट पूछा गया था तो कौन सा गलत है। वर्षा ऋतु के संदर्भ में कौन सा कथन सही है। देखिए यहाँ पर क्या है, कौन सा कथन आपका सही है। पूर्व से पश्चिम की ओर वर्षा की मात्रा बढ़ती जाती है। क्या है, पूर्व से पश्चिम जा रहे हो आप तो वर्षा की मात्रा बढ़ती जाती है। पूर्व से पश्चिम की ओर वर्षा की मात्रा निरंतर घटती जाती है। उपरोक्त दोनों सही हैं या उपरोक्त दोनों गलत हैं। तो ऑप्शन नंबर आपका सही आंसर होगा 2, क्योंकि क्वेश्चन पूछा गया कौन सा सही है। तो पूर्व से पश्चिम, जैसे आप इधर से पश्चिम की ओर जाओगे, क्या है, आप पूर्व से पश्चिम की ओर जाओगे तो वर्षा की मात्रा क्या है, निरंतर घटती जाती है। ऑप्शन सही आंसर होगा यहाँ पर 2। प्रदेश के किस क्षेत्र में सामान्यतः सर्वाधिक वर्षा प्राप्त होती है। पूर्वांचल, पश्चिमांचल, बुंदेलखंड क्षेत्र या फिर मध्य क्षेत्र। तो देखिए सर्वाधिक सामान्यतः वर्षा प्राप्त होती है वो है आपका पूर्वांचल। ऑप्शन सही आंसर होगा 1। लगभग जो औसत बारिश यहाँ पर प्राप्त होती है वो लगभग आपकी 112 सेंटीमीटर बारिश प्राप्त होती है। सबसे ज़्यादा होगी, ध्यान रखना। ऑप्शन सही आंसर होगा यहाँ पे 1। उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक वर्षा किन महीनों में प्राप्त होती है। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया किन महीनों में सर्वाधिक वर्षा प्राप्त होती है। जुलाई, अगस्त, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर या सितंबर, अक्टूबर। तो ऑप्शन सभी होगा आपका 1 जुलाई अगस्त में प्राप्त होती है। लेकिन अगर यही सिंगल डिजिट में आंसर पूछा जाता तो सर्वाधिक वर्षा प्राप्त होती है वो है आपका जुलाई महीना। ऑप्शन नंबर सही आंसर होगा आपका 1 जुलाई अगस्त। उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक ठंडा महीना कौन सा होता है। जनवरी, फरवरी, दिसंबर या फिर नवंबर। तो उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक ठंडा महीना होता है आपका जनवरी। ऑप्शन नंबर आपका सही आंसर होगा आपका 1। अब ये क्यों होता है वो समझ लीजिए। क्योंकि जो वेस्ट से आने वाली जो वेस्टर्न ब्लीच होती है, वेस्टर्न जो एयर होती है, हवाएं होती हैं जिसे अपन वेस्टर्न ब्लीच कहते हैं, वो आपकी हवाएं आती हैं जिससे क्या है कि बर्फ़ की जो ठंडी हवाएं पिघलती हैं उससे जो चिल्ड एयर आती है उससे ज़्यादा सर्वाधिक वर्षा होती है, मतलब सर्दियों में बारिश होती है और उससे ही आपकी क्या है, सर्दी बढ़ जाती है। तो ऑप्शन नंबर आपका सही आंसर होगा यहाँ पे 1। ये चाइल्ड नहीं है, चिल्ड है। क्या है आपका, चिल्ड बारिश होती है यानी चिल्ड एयर आती है। ऑप्शन सही आंसर होगा आपका 1 जनवरी। शीत ऋतु के संदर्भ में कौन सा कथन सही है। शीत ऋतु में तापमान दक्षिण से उत्तर की ओर कम होता जाता है। शीत ऋतु में तापमान दक्षिण से उत्तर की ओर बढ़ता जाता है। उपरोक्त दोनों कथन गलत हैं या उपरोक्त दोनों कथन सही हैं। तो यहाँ पर बोला गया है शीत ऋतु में कथन कौन सा सही है। तो ऑप्शन नंबर आपका सही आंसर होगा 1। दक्षिण से उत्तर की ओर तापमान क्या है, कम होता जाता है। रीज़न क्या है वो समझ लो। जैसे आप अगर मान के चलना कि ये आपका क्या है, उत्तर प्रदेश का एक मैप है, आप यहाँ से इधर जा रहे हो तो आपको पता है कि जो पठारी क्षेत्र है और जो कर्क रेखा के पास में है तो ऑलरेडी जो आपका सन है वो आपका साउथ में है। तो जैसे सन दूर होगा तो आपको क्या है, टेम्परेचर डाउन होता जाएगा। तो दक्षिण से उत्तर की ओर जब जाओगे तो टेम्परेचर डाउन होगा ही होगा। ऑप्शन नंबर आपका सही आंसर होगा 1। शीत ऋतु में तापमान दक्षिण से उत्तर की ओर क्या होता जाता है, कम होता जाता है। उत्तर प्रदेश में कितने कृषि जलवायु क्षेत्र पाए जाते हैं। 6, 4, 9 या 8। तो कितने कृषि जलवायु क्षेत्र पाए जाते हैं, ये क्वेश्चन काफ़ी बार रिपीट हुआ है। ऑप्शन नंबर आपका सही आंसर होगा 4। यहाँ पर 9 क्षेत्र पाए जाते हैं। इस प्रकार आज हमारे उत्तर प्रदेश के भौतिक विभाजन और जलवायु से संबंधित मोस्ट इम्पोर्टेंट 60 क्वेश्चन हमने किए हैं।
इन्फॉर्मेशन सुन लीजिए, जो बच्चे आपके जूनियर असिस्टेंट की तैयारी कर रहे हैं ऑलरेडी डेट इसकी आ चुकी है। जूनियर असिस्टेंट का जो एग्ज़ाम है वो 29 जून को कराना प्रस्तावित है। इसी प्रकार आपके यूपी SSSC जो पैट का एग्ज़ाम है 2025 का, उसका नोटिफिकेशन ऑलरेडी आ चुका है। फिलिंग आपकी स्टार्ट हो जाएगी 14 मई से। तो बे स्टूडेंट जो बेसिक से आपको उत्तर प्रदेश पढ़ना चाहते हैं तो आप ये सेकंड क्लास है, इससे पहले भी आपकी राजनीतिक विभाजन की क्लास ऑलरेडी चैनल पर उपलब्ध है, आप उसे भी देख सकते हैं। क्वेश्चन का पैटर्न आपका मॉडरेट टू टफ ही किया जाएगा, क्योंकि आने वाले समय में क्वेश्चन को और ज़्यादा से ज़्यादा हार्ड लेवल हम करते जाएंगे। कुछ स्टूडेंट्स हैं जो इन्फोर्समेंट आपका जो कांस्टेबल है उसकी प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो उनको मैं बता दूं कि ऑलरेडी चैनल पर आपकी जो स्कीम्स हैं, चाहे वो योजना हो यूपी की हो, चाहे वो आपके सेंटर की हो, ऑलरेडी 4 मैराथन क्लासेस पड़ी हुई हैं, आप उन्हें जाकर देख सकते हैं। डिटेल में पढ़ाया गया है स्कीम्स को 1904 से लेकर जो आपकी स्कीम्स एक्सप्लेन की गई हैं वो 1904 से लेकर 2025 तक की सभी स्कीम्स को हमने उसमें कराया है, आप वहां पे जाकर देख सकते हैं। क्योंकि इन्फोर्समेंट कांस्टेबल की एग्ज़ाम डेट अनाउंस हो चुकी है, एडमिट कार्ड 1-2 दिन में आने वाले हैं, तो आपको करंट भी पढ़ना है। तो ऑलरेडी करंट में आपके 2024 प्लस 25 का करंट अवेलेबल है। ये आपको मिलेगा कहाँ, तो आप यूपी SSSC BPO प्लेलिस्ट में जाकर आपके लिए डिटेल वीडियो अवेलेबल है। ओनली आपको वहाँ से पंचायत की वीडियो नहीं देखनी है और सारी वीडियो आपके लिए अवेलेबल है, क्योंकि यूपी SSSC कांस्टेबल का एग्ज़ाम है, इन्फोर्समेंट का एग्ज़ाम है, तो वहाँ से आपके आने ही आने हैं। अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आता है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और जो भी बच्चे आपके यूपी SSSC पैट 2025 के ऊपर तैयारी कर रहे हैं, बेसिक से उन्हें रिवीजन करना है, तो आप उनको हमारे चैनल का वीडियो शेयर कर सकते हैं। थैंक यू फॉर टुडे।